ओके, तो दोस्तों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ना, आज का क्लास बेसिकली क्या पर्पस सर्व करेगा आपके लिए, आई विल टेल यू। आने वाला क्लासेस ना काफी हद तक अपने एक्सक्लूसिव करेंगे, जैसे टॉपिक्स लाइक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब का एक्सक्लूसिव क्लास रखेंगे, ठीक है कि नहीं है। मतलब टॉपिक बोल दिया जाएगा और उसी टॉपिक पर डिस्कशन। आप लोगों को एक बात बताएं, हालांकि ये बता दें आपको कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट संडे जो अपनी क्लास करेंगे उसमें अपने लोग टेस्ट रखेंगे सबका, है ना। ये मेरे को ध्यान रखना, बट मेरे को आज लगा कि उससे ज्यादा जरूरी है कि काफी लोगों का भी टेस्ट और एग्जाम्स आ रहा है। तो ऐसे आप लोग को याद होगा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन सब के बारे में मैंने इंडिविजुअली बात कर लिया था। मतलब एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर करके मैंने आप लोगों के साथ इन चीजों को खत्म कर दिया था। एक ऐसा क्लास क्रिएट होता है, ये रिकॉर्डिंग को कब देखना आप, एग्जाम के पहले वाला दिन देखना। मतलब ये रिकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़ा तो, जहां पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीनों का एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन एक जगह पर मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ एक ही सर्व होगा। सर इसका पर्पस क्या सर्व होगा? भाई इसका जो पर्पस सर्व होगा वो ओनली ये होगा कि भाई आप लोग को अलग अलग जो चैप्टर्स है उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, बट ये सिर्फ रिवीजन है। प्रिपरेशन के टाइम पे इंडिविजुअली पढ़ाई कीजिए। तो गाइस आई होप यार ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, ऑडियो भी एंड जो आज करने वाले हैं वो भी। यस और नो प्लीज यार। सही है, सही है सर। अच्छा है। अच्छा, अगर इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है दोस्त, तो फिर लेट्स गो अहेड यार। अगर आप लोगों को इतना बात क्रिस्टल क्लियर है तो फिर यार चलो आगे बातचीत करते हैं, है ना। लेट्स गो फॉरवर्ड। अच्छा तुम पहले वाला क्लास मिस क्यों किया था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं बातचीत को। ठीक है, ध्यान से सुनना। बोलो सर, सुन रहा हूँ लोग। तो यार मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि आज हम लोग एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं चारों कॉन्सेप्ट का। टेस्ट आज नहीं है ऑब्वियसली। पहले प्लान था कि फर्स्ट डे टेस्ट लेंगे, बट टेस्ट नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब पर एक चर्चा करते हैं। केस स्टडीज वे स्टडीज भी बीच में आ जाए। तो यार सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सब तो है ही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता है क्या? जो जहां पे आप गलती करोगे, इंपॉर्टेंट मतलब जहां आप गलती करोगे, वो है इसका सूटेबिलिटी। तो आज वो भी बताएं कि किस बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल है। हर बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट खैर शुरू से शुरू कर। तो अगर एल एच हेनी का सुने तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपली ये बोलता है, और इन जनरल सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ ये बोलता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स। वो ओनर ऑफ द बिजनेस भी है, वो मैनेजर ऑफ द बिजनेस भी है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया है। ठीक है कि नहीं है, आउट ऑफ ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स, व्हाटएवर इट इज, दैट इज द देयर इज ओनली वन पर्सन इन्वॉल्वड हियर। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप लोगों को एक बात क्विकली याद दिला देते हैं कि यार इसका जो फॉर्मेशन और क्लोजर है ना, इसके लिए सेपरेट लॉ नहीं चाहिए। मतलब आप लोग को याद होगा, मैंने बताया भी था आपको कि पार्टनरशिप के लिए एक लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनफैक्ट आप लोग को मैं मजे की बात बताऊं, क्लास 12 में जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ही सम्स रहते हैं अकाउंट्स 12 में। कंपनीज के लिए है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है। इसका मतलब अक्षर, अगर अक्षर आज कोई अकेला एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और अक्षर सोच रहा है बिजनेस को रजिस्टर करवा ले, नहीं करवा पाया, कोई लॉ ही नहीं है। तो अक्षर बोल रहा है कि सर अच्छा है ना, हम क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा। आप चाहोगे अक्षर रजिस्टर करवाना, क्योंकि जब आप एक बड़े बड़े एंटिटीज के साथ डील करोगे, होटल्स जाओगे, कोई होटल का क्लाइंट हो गया आपका, या कोई और बड़ा बिजनेस क्लाइंट हो गया ना आपका, आपको मैं बता दे रहा हूँ वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं सोल प्रोप्राइटर्स को। कारण कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं है। कल को आप हमारा पैसा ही एडवांस लेकर गायब हो गए तो? सर बात तो समझ में आया। मूविंग ऑन यार, फॉर्मेशन एंड क्लोजर का बात ये हो गया कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो सेपरेट लॉ हियर। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट का मतलब क्या होगा यार? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर आपने अपना पैसा नहीं चुकाया तो आपका पर्सनल एसेट भी गिरवी हो जाए।
ऐसा नहीं है कि आपका, आप ऐसा बोल दो कि नहीं बैंक का प्रॉपर्टी या मेरा जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, गलत। आपके बिजनेस का प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी है और आपका प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी है। तो अगर 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 लॉस किए या काम ठीक से नहीं किए, लॉस किए काम ठीक से नहीं किए तो सब बिक जाएगा। एक तो फेमस मीम बना ना, सच में घर चला जाएगा, सच में घर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब निकल जाएगा। ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट। मूविंग ऑन यार, तीसरा है सोल रिस्क बियरर। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट का मतलब है अगर फायदा भी हुआ तो सारा आपका ही है, कंट्रोल पूरा आपका है। आप लोग को थोड़ा सा स्पीड दिखेगा बिकॉज एक रिविजनल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना। कंट्रोल पूरा आपका है। नो सेपरेट एंटिटी। यस, यही तो बता रहे थे आपका कि आप और बिजनेस अलग अलग नहीं हो। ये आपका खाली एक जगह पे सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट होता है, वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो मैं बता दूं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये होता है कि जो ओनर है यानी कि शेयर होल्डर और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग चीज है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कोई मशीनरी है तो वो अंबानी का मशीनरी है, या कोई चीज अंबानी का मशीनरी है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मशीनरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। देयर इज सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस लॉस में है या बिजनेस में कोई घोटाला हुआ तो आप जो पर्सन है, मान लो कि बिजनेस ने सामने वाले को 1 लाख नहीं पे कर पाए तो आप पर्सन को नहीं बोल सकते कि तुम 1 लाख पे कर, इफ इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट यहाँ पर प्रोप्राइटर को पे करना पड़ेगा। और फाइनली लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली जनरली पता है देखा गया है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, ये एक रिसर्च केस स्टडी है। मैं यूएस का कोई केस स्टडी पढ़ रहा था, वो बता रहे थे वो लोग कि सोल प्रोप्राइटरशिप वर्ल्ड वाइड 3 या 4 जनरेशन से ज्यादा नहीं चलता है, 3 जनरेशन मैक्सिमम। हाँ, अब जैसे भिखाराम ये सब है, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ग्रेजुअली ये लोग क्या हो गया, ग्रेजुअली ये लोग जो है रजिस्टर करवा करवा के कंपनी फॉर्म आ गए, कंपनी फॉर्म बन गया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली 2-3 जनरेशन, इनफैक्ट 1 जनरेशन तक काफी बार चलता है मेजोरिटी केसेस में, कि वो जनरेशन का पर्सन कर रहा है बस खत्म। हाँ देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रजत ने पूछ लिया कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भिखाराम का शेयर खरीदे। देखो इसमें रजत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने पूछ लिया। भिखाराम एक कंपनी है, बट आपको मैं बताया था एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होता है जिसका शेयर ट्रेड हो सकता है बाजार में, उसके खरीदो। जैसे बारबेक्यू नेशंस है ना, सुने होंगे बारबेक्यू नेशंस, करेक्ट। बट पब्लिक कंपनी का आप कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी का नहीं। प्राइवेट कंपनी में फिर आपका वैसा सेटिंग होगा तो अलग बात। अब यार मेरिट्स और डिमेरिट्स ना सीधा सीधा एक ही पेज के अंदर पढ़ लेते हैं, इसीलिए वैसा ही नोट्स खोला हूँ ना, कि सीधा सीधा सामने में एनालिसिस खत्म कर दे। ध्यान से सुनिए, मेरिट्स और लिमिटेशन। भाई मेरिट्स और लिमिटेशंस में ऐसा है ना, पहला बात मेरिट्स एडवांटेजेस, मेरिट्स माने तो एडवांटेजेस। तो यार एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज जो दिखाई पड़ता है हमें वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो सोल प्रोप्राइटर को किसी को कंसल्ट नहीं करना, तो अगर कुछ सोच लिया है वो तुरंत इस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा। ही और शी विल नॉट आस्क हंड्रेड्स ऑफ पीपल से नहीं पूछेगा। है समझ? नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको किसी को अपना बिजनेस सीक्रेट्स नहीं बताना है, यही तो है, यही तो है सोलो प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है टू स्टार्ट एंड टू एंड। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी तो दोस्त तब होता है जब कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा हो। सोलो प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ट्रिकी आंसर देना। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जिन लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अभी देखो क्वेश्चन का आंसर देना। देयर इज पर्सन मिस्टर वाई who wants to start his own business, but Mr. Y wants to start a registered business only. He doesn't want to take the risk. मतलब he doesn't want to run a unregistered business and it has to be run by Mr. Y only.
व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद मिस्टर भाई? वेरी गुड। व्हाट इज द ऑप्शन विद मिस्टर भाई? ऑफलाइन में एक दोस्त ने आंसर दे दिया, ऑनलाइन वालों क्या लगता है आप लोगों को? उसको रजिस्टर्ड ही चाहिए। वेरी गुड बिट्टू, वेरी गुड बिट्टू। तो दोस्तों उस केस में आपको 1% कंपनी फॉर्म करना हो। 1% कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नेचर का है, दैट इज 1%। गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ ना बताना प्लीज। तो ऐसा सा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाइएगा। गाइस क्लियर है ना? 1% कंपनी इज लाइक अ स्पेशल कंपनी दैट कैन बी रजिस्टर्ड। 1% कंपनी इज अ स्पेशल कंपनी। तो अगर 1% को रजिस्टर्ड बिजनेस चलाना है, लिख लो, इफ 1% हैज टू रजिस्टर्ड अ बिजनेस, हैज टू रजिस्टर हिज बिजनेस, इट इज ओनली थ्रू 1% कंपनी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पॉसिबल नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पॉसिबल नहीं है। देखा क्या? कोई नहीं। If only one person has to run a business in the registered form, if only one person has to run a business in registered form, it is only through 1% company. सिर्फ 1% company is the तरीका है a business, then it is only through 1% company. ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। नेक्स्ट नंबर 4, डायरेक्ट इंसेंटिव। सेल्फ प्रोप्राइटरशिप का देखो पहला 3 एडवांटेज क्या था? आप क्विकली डिसीजन ले सकते हो, आप डिसीजंस को अक्सर कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो, अक्सर डिसीजन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। तीसरा बात रजत भाई, आप इजीली बिजनेस को स्टार्ट या बंद कर सकते हो, दैट इज गुड। इजीली, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो इंटरेस्टिंग है और बहुत रिलेटेबल भी है, डायरेक्ट इंसेंटिव। आज अगर बिजनेस अच्छा किया तो सारा फायदा किसका? आपका, अपना फायदा। तो यू विल वर्क। एंड फाइनली सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अगर आप कुछ अचीव कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहता है, और क्या। सर बात समझ में आ गई तो बहुत फ्लैट बात है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इसका लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये कि यार, क्योंकि इकलौता आदमी है तो इकलौता आदमी के पास तो लिमिटेड पैसा होगा मेरे भाई, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइफ लिमिटेड होता है। क्योंकि जैसे पर्सन का डेथ हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, जनरली ये नहीं होता है। जनरली का बात कर रहे हैं ना, एक्सेप्शंस का नहीं। तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है आपका, आपको पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी का मतलब है यार, एक पर्सन अकेले कितना कुछ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नॉट बी एक्सपर्टाइज इन एवरीथिंग। इवन इफ दे हैव एन एक्सपर्टाइज इन मल्टीपल थिंग्स, they cannot do multiple things na, they will not be able to serve better if they do multiple things. That is talking about limited managerial ability. सर बात समझ ठीक है क्यों नहीं है? हिंदू फैमिली पे आऊंगा मैं, पहले मैं पार्टनरशिप और ये सब को खत्म करूंगा, सुनना ध्यान से। अच्छा, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एट मैक्स कितना बड़ा जा सकता है? देखो यार रजत, इसका आंसर समझना। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करोड़ों रुपया का हो सकता है। करोड़ों का मतलब है, जब मैं करोड़ों बोल रहा हूं तो आई मीन टू से आपका लगभग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। बट उसके बाद बहुत सारा रेगुलेशन आप पे लग जाता है, तो लोग प्रेफर करते हैं रजिस्टर करवा लेना। समझ आए? ऐसा एग्जांपल बहुत, जितने कंपनीज है, आप पेप्सी कोको कोला ले लो, ये लोग सब, ऐसा कैंडलर, ये लोग सब स्टार्ट किया था, सब तो सोल प्रोप्राइटरशिप था। भिकाराम, ये सब जितने आप लोग बोलोगे सब सोल प्रोप्राइटरशिप था, बट ग्रेजुअली रजिस्टर करवा लिया। कोई भी बिजनेस जो है वो रजिस्टर कराए बिना नहीं रुकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये चक्कर। खैर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, मैं जॉइंट इंटू फैमिली पे नहीं गया, लेकिन एक क्वेश्चन है गाइस मेरा, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, सूटेबिलिटी। आप अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेसेस जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप रन के फॉर्मेट में रन कर सकते हैं? हाँ, यस। क्या लगता है गाइस, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन से तो आंसर्स आ रहे हैं। ऑनलाइन वालों वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर। यस, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप कहां कहां सूटेबल लगता है,
ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बिजनेस का नेचर मत बोलिए, गलत हो जाएगा। बिजनेस का नेचर मत बोलिए, कैटेगरी बोलिए। जैसे नंबर 1, वेयर पर्सनल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आप सैलून बोल लो, पार्ट्स वगैरह का रिपेयर। सैलून बोल लो, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2, स्मॉल पार्ट शॉप। नंबर 2, नंबर 3, वेयर द प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल इन नेचर। आज आपका एक आइसक्रीम शॉप है, चॉकलेट शॉप है, पेस्ट्री शॉप है। पेस्ट्री शॉप आप प्रोप्राइटरशिप में खोल सकते हो, यस और नो जी? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। आप लोग अगर एग्जाम में यहीं पे नंबर आप लोग का जाता है, कोई क्लोथिंग लिख रहा है, कोई मेडिकल लिख रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग गलत बोल रहे हैं, अक्षत आपने भी कुछ ऐसा ही बोला। प्रॉब्लम है कि अक्षत नंबर नहीं मिलेगा, आपको कैटेगरी बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर पर्सनल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट, फिर दो ना एग्जांपल, ज्वेलरी बिजनेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी तुमको लगता है। नेक्स्ट, वेयर द प्रोडक्ट्स यू नो रिक्वायर रेगुलर रिप्लेसमेंट, वेयर द प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल इन नेचर, पेस्ट्री शॉप्स। Where the investment required is not much, small part shop, small scale businesses. Yes हिमांगी, हिमांगी बोल रही है स्मॉल स्केल बिजनेसेस। यस हिमांगी, ये एक पॉइंट हो सकता है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस में अब आप पॉटरी और ये सब चीज का जो आपको एग्जांपल लेना है, हैंडमेड क्लॉथ्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आप अपना एग्जांपल लेते रहो ना, नोबडी इज क्वेश्चनिंग यू ऑन दैट, बट दिस इज द रिदम दैट यू हैव टू। क्लियर है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म, देखो कितना जल्दी हुआ। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। यार कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है लोग अपने इच्छा से आए, उनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ। वॉलंटरी एसोसिएशन है मतलब अपनी मर्जी से लोग जुड़े, अपनी मर्जी से लोग जुड़े हैं, है ना, विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। बस सब अपने मर्जी से जुड़ा है और कुछ नहीं है इसके। एवरीबॉडी हैज जॉइंड विद देयर ओन मर्जी, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। क्रिस्टल क्लियर है ना? यह सब बात तो क्लियर, बात तो क्लियर। अब अगर इतना क्लियर है, अब अगर इतना क्लियर है तो मूविंग ऑन यार, ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, is an organization which has objective for promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles। यही वाला डेफिनेशन याद है। एग्जांपल सर, आप लोग एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में रहते हो, आप लोग ने डिसाइड किया कि किराने की दुकान से मिलकर खरीदते हैं, इससे हम लोग बार्गेन कर सकेंगे। तो बोलेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स तुमसे लेगा, बस एक काम करना, ये जो तुम दाल चावल ले रहे हो या दाल ले रहे हो 100 रुपए किलो, अब से 80 रुपए किलो दे दो, तो हर मेंबर 20 रुपए किलो बचाएगा। इकलौता अमूल अलग कॉन्सेप्ट है, अमूल के ऊपर मत जाइए अभी आप, बात समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इसमें पर्पस क्या है, लोग साथ आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग मनी रेदर, या फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब मैं आपको नाम देता हूँ, जैसे लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ जो है महाराष्ट्र में कुछ लेडीज ने स्टार्ट किया था, एंड आज ये 1000-2000 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अब जैसे रजत ने कहा अमूल, अमूल में क्या होता है यार, दूध वाले दूध फेंक दिया करते थे ड्रेन में, अब अमूल ने बोला भैया फेंकने की जगह हमको बेच दिया करो, अमूल उसको ब्रांड करके बेचने लग गया, वो मिल्कमैन का इनकम हो गया। आज अगर ऑब्वियस सा बात है, आप 10 किलो मिल्क वहां पर लेके जाओ, आपको 10 किलो का पैसा मिलेगा। आप 500 केजीज लेकर जाओ तो आपको 500 केजीज का पैसा मिलेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। It is a society which has its objective for promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative, समझ में आया? In accordance with cooperative principles, economic interest को आगे बढ़ा। इसका फीचर्स पे आ जाते हैं एक एक करके, देखो। पहला फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप। पहला फीचर क्या हो गया? वॉलंटरी मेंबरशिप। भाई वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या है? कि आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या कास्ट है, आपका क्या जेंडर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबरशिप वॉलंटरी है। लीगल स्टेटस, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसको आप ये नहीं बोल सकते हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये गलत है। आप अगर किसी को बता रहे हो आप रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, बट आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो मतलब आपको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आपको रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आप बोल सकते हो खुद को एक पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं रहता, हटाओ।
बट याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप खुद को कोऑपरेटिव सोसाइटी बुला ही नहीं सकते अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, पता है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। अब अलग अलग मेंबर लोग मिलकर जो पैसा लाए हैं बस उतना ही रिस्क पे है, इससे ज्यादा रिस्क पे नहीं है। इट इज मच लाइक कंपनी। एक कंपनी में भी होता है, अगर मेरे पास 1 लाख का शेयर है तो मैक्सिमम 1 लाख का ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। कंट्रोल, ये इंटरेस्टिंग है। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी। सर्विस मोटिव, ये एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बना हुआ है। और इसमें आपका आ गया अमूल्स अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर, जिसमें इसने लगभग, अब अभी भी है, लगभग 4.5 लाख लीटर ऑफ मिल्क, 4.5 लाख लीटर ऑफ मिल्क इकट्ठा करता है फ्रॉम लगभग 21 लाख फार्मर्स। और फिर उस मिल्क को अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है और लगभग 5 लाख रिटेल आउटलेट्स में बेचता है। फिर ये इतना बड़े लेवल पर है। यस सर, इतने बड़े लेवल पर। आज अमूल का अलग अलग वेरिएंट्स भी है ना, सब ब्रांड्स, अमूल स्प्रे, अमूल स्प्री, अमूल्य, न्यूट्रामूल, बहुत सारे चीज हैं जिसका काफी लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। ये सब आप विलेजेस विलेजेस में जाओगे तब आपको मिलेगा, ये सब भी एग्जिस्ट करता है यार। तो यार इसका सर मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना। ऑब्वियसली इसका मेरिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज है बट वेरी फ्यू। एक कंपनी में कितना कुछ करना पड़ता था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं करना है। कंपेयर टू कंपनी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कंपनी के कंपैरिजन में। बात नेक्स्ट, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। मेंबर के पास इक्वल वोट है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। अब जैसे कंपनी में क्या होता है, अगर मैंने 1 लाख रुपया का कैपिटल होल्ड कर रखा है, अक्षत ने 50,000 का, तो मेरा वोट का वैल्यू अक्षत से डबल होगा, डबल होगा, क्योंकि मैंने डबल द अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। कंपनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकता है अक्षत ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया और मैंने 1 करोड़, पर मेरा और उसका वोट एक ही होगा। इट इज मच लाइक जो इंडिया में डेमोक्रेसी है। अंबानी का वोट इज इक्वल टू कोई रास्ते में गरीब इंसान वोट कर रहा है, दोनों का वैल्यू वन ही है, दोनों का वैल्यू वन ही है। वन विल वोट विल बी काउंटेड एज वन ओनली। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको समझा ही दिया कि हर मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। यस, मतलब अगर मेरे पास, समझ लीजिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर मेरे पास, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर मैं हूं, अगर आपके पास 50K का शेयर्स है, मेरे पास 40K का शेयर्स है, तो मैक्सिमम लॉस वी कैन बियर इज 50K एंड 40K। क्या होगा, उस शेयर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वी विल नॉट गेट एनीथिंग बैक, बट उसके बियॉन्ड नहीं है लायबिलिटी। नेक्स्ट, स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये इंटरेस्टिंग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर जो है समझना कि सोसाइटी बनता है लोगों से, और बहुत सारे लोग जब होते हैं तो एक के रहने या ना रहने से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। ऑब्वियसली इकोनॉमी इन ऑपरेशंस का मतलब है मिडिलमैन का एलिमिनेशन हो जाता है, तो सस्ता पड़ता है सर। मतलब अब एक एग्जांपल समझ, अब अगर अमूल इतने सारे फार्मर्स को एक साथ नहीं पकड़ता तो अमूल को किसी पर्टिकुलर ब्रांड को पकड़ना पड़ता, वो ब्रांड अमूल, वो ब्रांड फार्मर से खरीदता और अमूल उस ब्रांड से खरीदता। तो मिडिलमैन जैसे ही आप पिक्चर में ले आए, कॉस्ट बढ़ गया आपका, यहाँ पर मिडिलमैन अवॉइड हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो दुकान वाले हैं आप उससे खरीदो ही नहीं, दुकान वाले को जो होलसेलर सप्लाई करता है आप उस सीधा होलसेलर को बोलो कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स का परचेज ले लें, तो तुम बोलो, तुम दोगे क्या? होलसेलर क्यों मना करेगा? व्हाट रीजन डज ही हैव? एक कॉम्प्लेक्स में अगर 100 से 1000 लोग भी है तो दे आर ही दैट मिडिलमैन इज मेकिंग मनी। इससे आपने कॉस्ट और कमा लिया और कम कर लिया। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग होलसेल रेट पे बेचते हैं। होलसेल रेट का रेट ऑब्वियसली सस्ता होगा रिटेल रेट से, दैट्स व्हाई दे से इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, कि आप लोग जब ज्यादा लोग होता है तब आप लोग सीधा सोर्स से परचेस कर पाता है रेदर देन मिडिलमैन पे रिलायंस। फाइनली, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी पता है आपको बहुत सारा टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स में एक लॉ है सेक्शन 10 आई है आई बिलीव,
सेक्शन 10I करके है एक ऐसा लॉ जो कि आपका टैक्स पेमेंट पे छूट है, आपको कुछ पीरियड पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट। हाँ, इनकम टैक्स में टोटल में कितने सेक्शन है? अरे भैया इनकम टैक्स में तो टोटल अगर आप सेक्शन में गए तो वो तो 500-600 सेक्शन, बट वो 500-600 सेक्शंस के अंदर डेप्थ अलग अलग है, कोई सेक्शन खत्म हो जाता है, कोई सेक्शन एक बुक है, तो वो सेक्शन एक्शन के ऊपर है, ठीक है ना, ये चक्कर है। नेक्स्ट लिमिटेशन, नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन है यार इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि सोसाइटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, भाई क्योंकि लोगों को साथ में आना पड़ रहा है, तो हर आदमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं ये कोई क्वालिफाइड लोग नहीं है, ये वो लोग ही आपस में एक दूसरे को वोट करके बनाते हैं। देयर इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पर मैटर सिक्रेसी नहीं है, मैटर में सिक्रेसी नहीं है, क्योंकि हर कोई को पता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट को यार पता है कि गवर्नमेंट को आप लोगों को बहुत सारा टैक्स बेनिफिट देना है, कॉमन सेंस है कि अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगा तो ऐसे ही दे देगा क्या टैक्स बेनिफिट? गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देगा आपको, बदले में ये इंश्योर करेगा कि आप सही लिए, सही रीजन से टैक्स बेनिफिट ले रहे हो। पता चला आपको बिजनेस रन कर रहे हो इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस वजह से गवर्नमेंट का क्लोज सुपरविजन रहेगा। सीधा बात है ना, क्योंकि गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ कर रहा है तो गवर्नमेंट आपसे रिपोर्टिंग लेगा अच्छे से। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, काफी बार सोसाइटी में डिस्प्यूट हो सकता है, इज ऑल दे आर ट्राइंग टू से हियर कि सोसाइटी में डिस्प्यूट हो जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सोसाइटी का नाम आप लोगों को बताना ध्यान से। एक होता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, सब एक साथ है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव हाउसिंग। आइए सर एक एक करके बताइए। देखिए यार, सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सबसे पहले दोस्त है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। यार कंज्यूमर कोऑपरेटिव है तो किसके लिए बना हुआ है यार, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा? कॉमन सेंस डिक्टेट करेगा आपको कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव है तो, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है तो आपका ऑब्वियसली सही सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोड्यूसर्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यार एक बात बताना सर, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का हेल्प करता है, आप यही तो बोल रहे हो ना सर? हाँ हम यही बोल रहे हैं सर। व्हाट नेक्स्ट यार? इसके बाद यार नेक्स्ट बात आपका यहाँ पर आ गया है, ये सेटअप है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव ऑब्वियसली। नेक्स्ट है यार मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ये क्या है मार्केटिंग कोऑपरेटिव? यार ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश होता है टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब यार फार्मर लोग अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाते तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव हेल्प्स देम। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर देयर, उसका जिसका काम ही है कि फार्मर का प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना और फार्मर को सही दाम दिलाना। और मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग सिर्फ नहीं है, जो लोग सिर्फ एडवर्टाइजिंग सोच रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब उसका ब्रांडिंग, उसका लेबलिंग, उसको ग्रेड करके अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, सब कुछ है मार्केटिंग में। नेक्स्ट है फार्मर्स। ये यार ये बेसिकली क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये फार्मर लोग को इनपुट देता है। फार्मर को फर्टिलाइजर चाहिए या कुछ भी चाहिए ना, तो एट रीजनेबल कॉस्ट ये लोग को प्रोवाइड करता है। क्योंकि फार्मर लोग, आप लोग सोच के देखो, अगर इकलौते जा जाके फर्टिलाइजर खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे या सीड्स खरीदे, उनको महंगा पड़ेगा, सीधा बात है। मिलकर खरीदे तो सस्ता पड़ेगा, बस यही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव। अरे क्रेडिट कोऑपरेटिव कुछ नहीं है, ये फार्मर्स को नहीं, इन जनरल कोई भी इंसान को इजी सिस्टम में लोन दिलवाता है। और फाइनली आ गया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, घर घर बनवाने के लिए रीजनेबल कॉस्ट। हाउसिंग सोसाइटी है जो घर बनवाता है रीजनेबल कॉस्ट। मेंबर्स, अब यहाँ पर सुनना यार, एम द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। ये हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की, कंज्यूमर कोऑपरेटिव यही तो करता है, सस्ते में खरीद लेता है, मिडिलमैन से नहीं, मतलब आप दुकानदार से नहीं खरीद के सीधा मैन्युफैक्चरर से लोगे। ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव क्या है?
ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स का बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स का बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव का बात कर रहे हैं, इसका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। सर समझ नहीं आया? आज अगर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है, आप उससे तो कम्पीट कर नहीं पाओगे, बट बहुत सारा स्मॉल बिजनेस अगर जुड़ गया तो बड़ा इंडस्ट्री से टक्कर ले पाएगा। बस यहाँ पर वही लिखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इकलौता मिल्कमैन, एक इकलौता मिल्कमैन या एक इकलौता मिल्क का कोई ब्रांड है क्या जो बहुत बड़ा बन गया? अगर बना भी तो है छोटा मोटा। अब जैसे मेट्रो का हो गया, मदर डेयरी का हो गया। बट आप सोच के देखो, एक स्मॉल मिल्कमैन जो अमूल को मिल्क सप्लाई करता है, वो बहुत सारा वैसा मिल्कमैन मिलकर मदर डेयरी और ये सबको हरा दिया। एक बात सोचना ना, अगर वही मिल्कमैन को अकेला कर दे और मदर डेयरी को सामने खड़ा कर दे या मेट्रो मिल्क को खड़ा कर दे, मतलब सवाल ही नहीं ना, कॉम्पीट ही नहीं कर सकेगा। बट वैसा 1 करोड़ मिडिलमैन को तुम जोड़ दो, 1 करोड़ मिल्कमैन को तुम जोड़ दो या 21 लाख मिल्कमैन को जोड़ दो, अमूल जैसा जायंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। यही तो लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर लोग को साथ करता है कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट से कम्पीट करता है। तो सपोज एग्जांपल समथिंग क्रिएट तो उनको प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, अब आप लोग एक चीज समझिए, आप लोग एक चीज समझिए, अमूल के जो फाउंडर है जैसे वर्गीस कुरियन और ये लोग सबका आइडिया था इंडिया का डेवलपमेंट। उस समय इंडिया में खाने का और भूखमरी चल रहा था, खाने का कमी चल रहा था, तो उस समय बना था। इट वॉज नॉट सर्विंग एज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? खैर अभी लोगों, इंडिविजुअल मिल्कमैन का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ये लोग क्या करता है, मिडिलमैन को एलिमिनेट करता है, ये मिडिलमैन को एलिमिनेट करता है। मेंबर्स का कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव करता है भाई, फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि मिडिलमैन क्या बोलेगा, मिडिलमैन क्या करता है, मिडिलमैन फार्मर को बोलता है ओ भाई फार्मर, या मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि तुम गांव में रहते हो, जो हमको तो हम शहर तक बेच देंगे। अब इसमें ये लोग को सस्ता में बेचना पड़ता है। ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स है, ये लोग बोलते हैं रुक जाओ, मत बेचो, हम लोग को दे दो, हम लोग बेच देंगे। दिस इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है फार्मर्स का बेनिफिट होता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव में लार्ज स्केल फार्मर्स लोग प्रोडक्ट को खरीद पाता है एट रीजनेबल कॉस्ट, फार्मर्स कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव में ऑब्जेक्टिव है कि जो बैंक्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना, उससे फाइट करें। कैसे फाइट करें? एक पूल ऑफ फंड बना ले, सबको अपना अपना सेविंग्स ले आओ साथ में, और फिर जिसको जरूरत है उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दो। अनदर वे टू फाइट द बैंक। बिल्कुल है बिल्कुल है। नेक्स्ट है एम इज टू, लास्ट वाला हाउसिंग कोऑपरेटिव। ये है हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ मेंबर्स को ठीक करना बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, और लोगों को ऑप्शन देना कि इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट्स में वो लोग पेमेंट हाउसिंग को। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार सोसाइटीज। आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यार, इधर पे हम लोगों ने जो है दो चीजें कवर कर ली है ना, दो चीजें हम लोग कवर कर लिए। नंबर 1 ज्वाइंट स्टॉक, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप, और नंबर 2 अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए इस केस स्टडी को पढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोग पहले अपना अपना पढ़ो, उसके बाद मैं रीड करूंगा। आप लोग अपना पढ़ो, आंसर मत देना, जिससे पूछे वो आंसर देना। गाइस रीड इट आउट दिस केस स्टडी प्लीज। कोई नहीं, छोड़ो ना, आगे पढ़ते चलो ना। हो गया, वेट करें दोस्तों को करने दीजिए। चलिए हो गया, रीड करना। आइए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं और ये करते हैं। इसमें देखो, दिस पर्सन ओपनड अ बुटीक along with 4 workers। अच्छा, नो प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप वाज फेस्ड इन ओपनिंग
At her boutique, special dresses made for marriages and parties are sold. Despite there being a lot of competition, the boutique was making good profit. Since all profit went into her pocket, she was getting inspired to work with great efficiency. ठीक है ना? अब guys offline वालों नहीं, online वालों आप लोगों से question है, which form of business organization are we talking about? Guys, online वालों इसके स्टडी में किस business form का बात हो रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? Simran and Himangi have given the first answer, and both of them have given the correct answer. Yes, the answer is sole proprietorship, obviously. 3 merits by quoting the lines from above para. तो यार देखो 3 merits मेरे को दिखाई पड़ रहा नहीं. She was hiring 4 workers. प्रिया दास लोग अबे एक जन का नाम है. हाँ और क्या. रजत बोला ये 3 लोग हैं. क्या हालत है. आइए इधर देखिए. नो प्रॉब्लम ऑफ ऑन ओपनिंग द बुटीक. तो देखो पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन. सिमरन हैज हाइलाइटेड इट करेक्टली. ये 3 एडवांटेजेस में ये क्या है? नो प्रॉब्लम इन ओपनिंग द बुटीक. तो ये हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन. नहीं, गेटिंग इंस्पायर्ड टू वर्क. प्रॉफिट इंसेंटिव. क्या हो गया? प्रॉफिट इंसेंटिव. और प्रॉफिट, ग्रोथ इन प्रॉफिट. ये हो गया 3 पॉइंट्स, मेरिट्स. नेक्स्ट पॉइंट आया explain the 2 limitation identified in by quoting the above paragraph. देखो, unfortunately one of the boutique caught fire due to short circuit, had to suffer a heavy loss. ये है प्रॉब्लम कि एक ही पर्सन को सारा लॉस. देखो प्रॉफिट में मैंने बोला था एक ही पर्सन सारा प्रॉफिट ले जाएगा. लॉस में मैं बोल रहा हूँ एक ही पर्सन को सारा लॉस बियर करना. और देखो she had to dispose of her personal properties. No separate entity. No separate entity. तो वन एंड द सेम. तो अगर आपको बुटीक का लॉसेस पे करना है, यस, तो यू विल हैव टू पे अनलिमिटेड लायबिलिटी. यस रजन्या, यू आर करेक्ट. रजन्या इज सेइंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. शी इज करेक्ट. शी अप्रोच्ड द बैंक, वी डिड नॉट एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू हर. क्योंकि खैर अपने को तो 2 ही लिमिटेशन चाहिए था अपना काम ना. यस, तो आप लोगों को केस स्टडी का प्रैक्टिस मिल रहा है यहाँ पर. चलिए सर, एक कोर्ट केस का सवाल है. ये HUF का, तो एक बार इसको बाद में करते हैं. ये वाला, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए. पहले मसला क्या है पहले पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व कीजिएगा केस को. पहले पूरा न्यूज पढ़ लीजिए कि चल क्या रहा है. अपना अपना रीड कर लो सबको राइट नाउ. रीड करेंगे सब. कम ऑन यार. फटाफट. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है. अ ग्रुप ऑफ पीपल इन लोकेलिटी यूज्ड टू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग. बढ़िया. They often would sit together and discuss the subject like politics. There were about 50 persons in this group. One day, instead of other subject, their focus on was market price of different goods. During the discussion, the emphasis laid on the point was that goods become very costly by the time they reach the consumers after getting transported from the producers. सच बात है. Consequently, everyone's budget is getting disturbed. To get rid of this problem, some people suggested that they should join together to form a society. The society would sell the goods to all the members as per their requirements after buying them in a large quantity. मेंबर्स लोग को दाम पे बेच देंगे और एक साथ खरीदेंगे तो सस्ते में खरीद लेंगे. सबने तारीफ किया. 100 मेंबर्स असेंबल हो गए. आइडिया वाज इमीडिएटली प्रूव टू बी सक्सेस. बजट बैलेंस रहा, बढ़िया, सब अच्छा चला. एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इस सोसाइटी का था that apart from its members, it also sold goods to other people of the society at cheaper rates. और लोगों को भी cheaper rates पे बेच पाया. All of them were very happy with the formation of society. वाह, बहुत ही खुशी.
तो ये किस टाइप का सोसाइटी है? आइडेंटिफाइड, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी मत बोलना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाइस, यस और नो बताना, क्योंकि खरीदने का अग्रीमेंट हुआ है, हाँ ना बोलना प्लीज। कम ऑन गाइस, यस और नो, हाँ जी। अच्छा, विच एक्ट? कोऑपरेटिव 112। तो आंसर है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट है यार 1912, 1912। नेक्स्ट है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंड? ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यस, इस सोसाइटी का बेनिफिट एबिलिटी टू परचेज एट अ लोअर कॉस्ट, है ना? बेनिफिट पूछा है, पहला हो गया कि यार एबिलिटी टू बाई एट अ लोअर कॉस्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन, एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ये है और एडवांटेजेस और क्या है। मूविंग ऑन यार, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन और ये सब देख लो, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो ना, आगे कर लो। मैंने कि यार डिस्कशन हो रहा है तो खत्म कर रहे हैं फटाफट ये। कम ऑन गाइस, ये हो गया ना? चलिए यार, लेट्स स्टडी इट, लेट्स सी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अपने लोग का। पे अटेंशन गाइस, लिखा हुआ है दिस पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए began to help her father Mr. Shiv Sharma in his business. The business had a limited capital investment. अच्छा, ये तो दिक्कत दिख रहा है। She wanted to use the modern business techniques in every area, namely ये। In fact, she wanted to implement the method which she had learned in her MBA course in her father's business. As soon as she started adopting the latest technique, workers began to protest and resist the changes. Oh my God. So she became discontented and left her father's business. She started working in MNC. Mr. Shibarma was unable to assume the responsibility of all tasks because you cannot be expert everywhere. Limited expertise. Good workers started leaving the organization. Goodwill was declining. Liabilities became many more times the assets. Mr. Shiv had to repay the debt by disposing of personal property. Oh my God. यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल काम कर रहा है, मिस्टर शिव वर्मा शर्मा, जो भी है यार। तो यानी कि ये यार क्या चल रहा है आप लोगों का? सोल प्रोप्राइटरशिप, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा है। और लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लोग ये नहीं बोला कि 3 लिमिटेशंस लिखो सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये लोग ये नहीं बोला दोस्त की सोल प्रोप्राइटरशिप का 3 लिमिटेशन लिखो, ये लोग बोला ये 3 लिमिटेशन को इसमें से लाइन कोट करके लिखो। तो देखो पहला पॉइंट था लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड एक्सपर्टीज नीचे में था, पर्सनल प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड, ये रहा लिमिटेड एबिलिटी, देखो लिखा हुआ है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर तो हम लोगों को यार ये वाला बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बोला था कि आज तीनों चीज दिख जाएगा। अब आ गया पार्टनरशिप। भाई ऐसा है ना कि पार्टनरशिप के लिए सीधा साधा बात है, 2 बातें कर दो, 3 ऑप्शन है आपके, 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, स्ट्रेट अवे सुन लो भैया, 3 रास्ते हैं, शांति से सुन लेना। पहला बात तो आपको पार्टनरशिप में आपको कोई लॉ के अंदर रजिस्टर करवाने का जरूरत नहीं है। नो लॉ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। करवा लोगे तो बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, ऑब्वियसली रजिस्टर करवाओगे तो बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, जैसे कोर्ट केस कर पाओगे। अगर नहीं करवाए तो अगर कोई आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का पैसा मार लिया तो आप रोते रह जाओगे, कोई पैसा मिलने वाला आपको है नहीं। समझ में आ गया ये चीज है। तो नो लॉ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो
तो आपके पास दो लॉस अवेलेबल है। एक है दोस्त पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक है आप लोगों का एलएलपी 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। फिर ये क्या दो अलग अलग चिड़िया का नाम है। देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये वो बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। अगर आप करते हो आपका लायबिलिटी इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नुकसान होने का चांस है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा आपका एलएलपी 2008, एलएलपी 2008 यार ये अगर आप एलएलपी 2008 के लिए जाते हो तो आपका एक एडवांटेज होगा ओवर एनीथिंग, आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिटेड। लिमिटेड वो तो ऑब्वियसली लिमिटेड टू कैपिटल ही होता है हमेशा, जो आप ब्रॉट इन किए। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ये चक्कर। सर बात तो देखो समझ में। अब व्हाट इज पार्टनरशिप? अरे भैया जब दो और दो लोग से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, और प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं। कब कितने लोग, दो या दो से ज्यादा। ये देखो ना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब सारे लोग रोज रोज काम करने आ रहे हैं, ये जरूरी उनके बिहाफ पे काम हो सकता है। मतलब ऐसा है कि मान लो कि हम अक्षत रजत एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, तो वॉट एवर इज डन बाय रजत या वॉट एवर इज डन बाय अक्षर विल रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस। फायदा हुआ तो भी सब शेयर करेंगे, नुकसान हुआ तो भी सब फंसेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिट्टू का कि साहब मैक्सिमम कितने मेंबर्स है, ये कंफ्यूजन है सर, 50 होगा कि 100 होगा। इस पे मैं आपको बता देता हूँ बिट्टू, वहीं पर मैं आ रहा हूँ आपको लेकर। देखो बिट्टू, एक कंपनी एक्ट का सेक्शन, कंपनी एक्ट 2013 था, जो बोलता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप मेंबर्स 200 हो सकते हैं, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन बाद में ठीक एक साल बाद जो कंपनी रूल्स आया ना, वो 50 है। तो एट प्रेजेंट बिट्टू अपना नंबर 50 हो गया। मिनिमम ऑब्वियसली 2 होगा, इसमें कॉमन सेंस। बिट्टू हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन रोज? कम ऑन यार। हाँ सर। नेक्स्ट, the liability of a firms have unlimited liability, the partners of the firm have unlimited। अरे भाई वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ही खेल चल रहा है ना यहाँ पर। रिस्क बियरिंग, अनलिमिटेड रिस्क है। डिसीजन मेकिंग मिलकर होता है। कंटिन्यूटी, इधर पे भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, क्योंकि एक भी इंडिविजुअल का एडमिशन या डेथ पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस बंद हो गया। आप लोग का ना क्लास 12 के अंदर अकाउंट्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स है, एक होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस बंद हो गया, ये सिलेबस में नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कोई नया पार्टनर आ गया बिजनेस। देखिए एक होता पार्टनरशिप फर्म और एक होता पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस बंद, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब है कोई नया मेंबर आ गया या कोई एग्जिस्टिंग मेंबर रिटायर कर गया। मतलब नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनना होगा किसी के आते ही या किसी के जाने से ही, या फिर जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसी में पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। तो जब आपको ये करना होता है दोस्त, देयर इज अ न्यू एग्रीमेंट फॉर्म, एंड सिंस देयर इज अ न्यू एग्रीमेंट फॉर्म द ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट सीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। एक होता है म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब है हर पार्टनर का और बिजनेस के साथ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? प्रिंसिपल एजेंट का। ये क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर एक पर्सन ने कुछ किया, मान लो कि पार्टनर ए बी और सी है, तो ए प्रिंसिपल भी है ए एजेंट भी है। मान लो कि ए अगर प्रिंसिपल है या ए अगर कोई डिसीजन लेता है, तो ए बी और सी सबको फॉलो करना पड़ेगा। बट ए का जिम्मेदारी ये भी है कि अगर बी ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो भी ए को फॉलो करना। तो ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल
एज वेल एज एजेंट। प्रिंसिपल मतलब खुद से डिसीजन ले सकता है और सबको बाध्य कर सकता है। एजेंट मतलब बाकी का लिया हुआ डिसीजन से खुद भी बाध्य हो जाएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर यार? हाँ जी सर। अब से स्ट्रेट अवे आप इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोगों को एनालाइज करें। तो यार इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स में स्ट्रेट अवे क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन है मेरिट। रिवीजन चल रहा दोस्त। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अब आप डिसीजन मेकिंग लोड अकेले नहीं ले रहे हो, आपने डिसीजन मेकिंग लोड को बांट दिया है। मोर फंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले आप ज्यादा पैसा उठा पाओगे क्योंकि ज्यादा लोग हैं। रिस्क शेयर कर पाओगे और मैटर सीक्रेट रख पाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप से कम बट स्टिल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी से ज्यादा। नेक्स्ट हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही सेम। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये दोनों पॉइंट तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है भाई मेरे। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अरे ज्यादा लोग होंगे तो झगड़ा होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस बंद हो सकता है। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पब्लिक जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डाउट करता है कि ये लोग तो भाग जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सेम चीज पार्टनरशिप के लिए भी दोस्त अप्लाई होता है। सेम चीज दोस्त पार्टनरशिप के लिए भी अप्लाई होता है। हाँ जी, बाहर वाला लोग पार्टनरशिप पे केस कर सकता है, पार्टनरशिप बाहर वाला पे केस नहीं कर सकता मेरे भाई। नहीं, क्योंकि इसका रीजन है, लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रहेगा कि आप कल को रफू चक्कर हो गए तो एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस पे गवर्नमेंट क्वेश्चन रखती है, एक इंडिविजुअल के पे नहीं रखती। अब देखो दो तरीके का पार्टनरशिप होता है, एक होता है एट विल और एक होता है पर्टिकुलर। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा जब तक कि कोई एक पार्टनर अपना इच्छा बिजनेस बंद करने का ना क्रिएट कर दे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप दो तरीके का होता है, एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता हो, मान लो 5 साल के लिए एक पार्टनरशिप बन रहा है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, एब्सोल्युटली। और एक होता है एक पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनता है, एक होता है टाइम के लिए, एक होता है प्रोजेक्ट के लिए। मान लो एक ब्रिज के लिए बना तो वो एक तरीके का हो गया, और या फिर एक हो गया समय के लिए, मतलब किसी भी कारणवश रेस्ट्रिक्टेड है। समझ आ गया? नेक्स्ट दोस्तों जनरल और लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब एलएलपी एक्ट के अंदर, जनरल मतलब रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है, या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड, वही है नॉर्मल वाला 1932। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर जो काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर जो फंसेगा बट वो बिजनेस में डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक होता है सीक्रेट पार्टनर, वो पार्टिसिपेट करेगा, काम करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, लॉस बियर करेगा, बस बोलेगा कि किसी को बताना मत हम पार्टनर, सब लेगा सब करेगा। सीक्रेट पार्टनर है, दुनिया को मत बताना। हो सकता है नाम बदनाम हो उसका, अब अपना काम करना चाह रहा हो लेकिन दुनिया तो जीने देती नहीं है, तो बोला किसी को मत बताओ हम काम कर रहे हैं। सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल। नॉमिनल पार्टनर मतलब कि एक फर्म दुनिया को बोल रहा है कि ये पार्टनर है चिल्ला चिल्ला के, और ये पार्टनर मना नहीं कर रहा एक्सेप्ट, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। और एस्टोपल में खुद ही ऐसा हरकत कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि हम पार्टनर है इसमें, और फर्म मना नहीं कर रहा, उल्टा है। आइए देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। An active partner is one who take actual part in the decision making, और partner who do not take active part is called sleeping। इसको एक क्वेश्चन पेपर दे दो ना, इसको एक क्वेश्चन पेपर दे दो, तुम एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लेकर जा, घर पे बैठ के जो जो टॉपिक्स हो जाए ना वो पेपर से सॉल्व करना, समझ आ गया? ठीक है ना? खैर अभी चलिए पॉइंट पर आइए सबको। इधर एक है सीक्रेट पार्टनर, ये सब काम करेगा। देखो स्लीपिंग पार्टनर में क्या है, ये बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सीक्रेट करेगा और दुनिया को बताएगा भी। नॉमिनल पार्टनर हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और नेम बाय, मैं बोला ना फर्म चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और ये मना नहीं कर रहा है। और एक होता है जहां पे पार्टनर एस्टोपल वो है
जो खुद ऐसा काम करता है। मान लो कि फॉर एग्जांपल जो विराट कोहली है, विराट कोहली जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ गया, तो विराट कोहली एक जैकेट पहन के घूम रहा है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, जैसे अभी प्यूमा के साथ है, तो वो प्यूमा पहन के घूम रहा है। प्यूमा का पार्टनर नहीं, ब्रांड एम्बेसडर है, ये अलग चीज है, बट मैं कंडक्ट बता रहा हूं। आप लोग बोले ना कैसा कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट जिससे दुनिया को बता रहा है कि हम इसके साथ जुड़ा हुआ, समझ आया? तो नॉमिनल पार्टनर में फर्म बता रहा है और पार्टनर चुप रहा है, और इसमें पार्टनर बता रहा है और फर्म चुप। नॉमिनल का एग्जांपल है ना कि फर्म बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इन एसोसिएशन विद विराट कोहली, इन एसोसिएशन विद विराट कोहली, और विराट कोहली को कुछ दिक्कत नहीं है भाई, पर्पस है ना सबका, ये चक्कर है सर। ये रहा एग्जांपल ऑफ पार्टनर बाय एस्टोपल, देख लो किसको जानना था। सपोज अभिषेक इज अ फ्रेंड ऑफ नवीन हु इज अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म, सिंपलेक्स सॉल्यूशन। On Naveen's request, Abhishek accompanies him to a business meeting with Amit Softwares and actively participates in the process for a business deal and gives the impression that he is also a partner in Simplex. इस तरह से बात कर रहा है कि मेरे दोस्त का नहीं, मेरा ही फर्म है। If credit is extended, अब मान लो कि Simplex सॉल्यूशन को पैसा मिला क्योंकि ये पार्टनर बाय एस्टोपल है, ये बिहेव कर रहा है, ये निगोशिएट कर रहा है, ये इस तरह का हरकतें कर दिया कि ये वो लोग को बता दिया। अब मान लो वो लोग इस कंपनी को उधार देता है तो ये भी उधार के लिए रिपेबल होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये फ्यूचर में बोलेगा कि हमें तो पार्टनर छीलो ना, तुम निगोशिएट करने आए मतलब यू आर कंसीडर्ड अ पार्टनर, नाउ डोंट बैक आउट, यू आर आल्सो लायबल नाउ, दैट इज अ पार्टनर बाय एस्टोपल। माइनर एज अ पार्टनर इंटरेस्टिंग है, माइनर वो पर्सन जो 18 साल का नहीं हुआ है। अब माइनर का ऐसा भैया कि माइनर रिसीविंग एंड पे हो सकता है, पे नहीं करेगा। यस, अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कराते हो तो क्या होगा सर, आप किसी फर्म के अगेंस्ट या किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर पाओगे, आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर पाओगे। और फर्म को अगर पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है, फर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है एक पार्टनरशिप डीड बनाना। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। सब कोई चैट में लिखो, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बस रिटन होना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ये रिटन होना जरूरी नहीं है, इसका होना जरूरी है। ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, इट कैन बी ओरल और रिटन, बट अग्रीमेंट। यस, हाँ तो बस नहीं बोला तो फिर वो उतना रिस्क रहेगा, फिर रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में एग्जाम में बता देना क्या क्या होता है। आप सोचो ना, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप सोचो आप पार्टनरशिप कर रहे हो, क्या क्या डालोगे पार्टनरशिप डीड में? नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, फर्म का बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने पार्टनर लोग होंगे, हर पार्टनर कितना ला रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, खत्म। 8-10 पॉइंट तो बोल दिया मैं। गाइस क्लियर है नहीं क्लियर है? यही सब चीज रहेगा और क्या लिखेगा तुम भाई? हाँ तो फिर लिखो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस नॉट एप्लीकेबल, एनए नॉट एप्लीकेबल। तो मेरे दोस्तों ये रहा डिस्कशन, 3 टॉपिक्स अपने खत्म कर दिए एज प्रॉमिस। गाइस ये जो है यहाँ पर आज डिस्कशन खत्म। नेक्स्ट डे ना मैं एक्सक्लूसिव बात करने वाला हूँ फाइनेंस पे, इस पे फाइनेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या होगा? एक सेकेंड एवरीबॉडी रुक जाओ यहीं पर।